हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेलबिंग। तो वेलकम बैक इन अमेजिंग वीडियो। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में देखा था। मैंने बताया था बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी से कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, इलेक्ट्रोप्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मार्कर्स क्या होते हैं, ये सारी की चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। अभी जो है, अब हमने बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करना है ना। हमें बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करना है। हमने प्रिंसिपल तो सीख लिए, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके हम लोग बेटा यूजफुल अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो इन सब के बारे में देखते हैं। तो इस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी जो दोनों चैप्टर है बेटा, इतने अप्रॉक्स 8 to 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छे टॉपिक्स भी हैं इसलिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ लिया है ना। बायोटेक्नोलॉजी आपने लर्न कर लिया है फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, आप पिछले चैप्टर से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इसेंशियल होता है, डील विद द इंडस्ट्रियल स्किल। इंडस्ट्रियल स्केल में हम लोग प्रोडक्ट को बना रहे थे, जैसे बायो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। बायो फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग मेडिसिन को बनाते हैं, ड्रग्स को बनाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिक मॉडिफाइड और माइक्रोब, जेनेटिक मॉडिफाइड माइक्रोब्स का यूज करना, फंगस, प्लांट, एनिमल का यूज करना। अब यहाँ पे क्या है, जो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थेरेप्यूटिक्स में यूज करेंगे, है ना। हम लोग मेडिसिन वगैरह बनाने का यूज करेंगे, डायग्नोस्टिक में यूज करेंगे, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप बनाएंगे फॉर एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और उससे हमको क्या मिलेगा, फूड मिलेंगे, है ना। फूड की प्रोसेसिंग प्रोसीड करेंगे, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप बनाएंगे तो उससे हमको अच्छा फूड मिलेगा, है ना। बायो रिमेडिएशन के लिए यूज करेंगे, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर देंगे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें समझो, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाने के लिए, मतलब क्रॉप बनाने के लिए, एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेस के लिए, बायो रिमेडिएशन के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ये सब क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का बेटा यूज हो रहा है। ये अब यहाँ पे क्या है, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज होते हैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के। वो क्या क्या है, पहला क्या होता है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, है ना, एक अच्छा कैटलिस्ट बनाना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजली माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम, ठीक है। बेस्ट कैटलिस्ट को बनाना, बेस्ट कैटलिस्ट बनाना इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजली माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमल कंडीशन को क्रिएट करना है पूरे थ्रू इंजीनियरिंग फॉर द कैटलिस्ट एक्ट, है। पूरे इंजीनियरिंग में ऑप्टिमल कंडीशन को मेंटेन करना। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब है कि जिस कंडीशन पे ग्रोथ मैक्सिमम देखने को मिले, उसको हम लोग ऑप्टिमल कंडीशन बोलते हैं। फिर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस आपने पढ़ा है, प्यूरिफिकेशन करते हैं प्रोटीन्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लेट्स नाउ लर्न नाउ हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी। ह्यूमन बींग्स कैसे यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, और अपनी जो क्वालिटी है ह्यूमन लाइफ की, उसको कैसे बढ़ा रहे हैं, स्पेशली इन फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ और फूड प्रोडक्शन में ह्यूमन कैसे यूज कर पा रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इसका नाम ही है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। चलो, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन बेटा कहाँ पे हो रहा है, सबसे पहले एग्रीकल्चर में हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, डेट कैन बी थॉट्स इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। 3 थॉट्स हैं, 3 विचार हैं जो फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला क्या होता है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पे हम लोग केमिकल का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, तो वो क्या होगा, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होगा। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक चीजों का यूज करेंगे, काऊ डंग का यूज करेंगे, गोबर का यूज करेंगे, ये क्या है बेटा, ऑर्गेनिक है। फिर हम लोग क्या करें, या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग क्रॉप बना दें, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्रॉप बना दें। तो ये सब 3 चीजें हैं, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे। फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक में हम लोग जैविक खाद का यूज करेंगे, काऊ डंग वगैरह का यूज करेंगे, गोबर का, है ना, जिसको जैविक खाद बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप का यूज करेंगे, हम लोग क्रॉप को क्या करें, जेनेटिक मॉडिफाई करते हैं, है ना। तो ये तरीके होते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देखते हैं बेटा, कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो होता है, ये क्या हुई, फूड की ट्रिपलिंग को तो बढ़ा दिया, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन किसने दिया था, MS स्वामीनाथन, है ना। MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड की सप्लाई तो 3 गुना बढ़ गई, बट यार हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ये हमारी पूरी पॉपुलेशन को पहुंचा ही नहीं पाया। फूड की 3 गुना सप्लाई बढ़ने के बाद भी हमारी पॉपुलेशन को फूड नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ ऐसा मेथड देखेंगे जिसकी वजह से हमारी पूरी पॉपुलेशन को फूड की सप्लाई हो सके, ठीक है।
ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड कितना हुआ था, ट्रिपल हुआ था, 3 गुना बढ़ गया था, तो फिर भी इनफ नहीं था। बट अब क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। इंक्रीज यील्ड है पार्सली ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी, ठीक है, बट मेनली ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट, ठीक है। इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी और बेटर मैनेजमेंट की हेल्प से हम लोग चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे थे, फिर हम लोग एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे थे, मतलब फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे थे। फार्मर ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या सोचा, मतलब क्रॉप की सोचा फर्टिलाइजर्स का यूज करें, है ना। तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करें। फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का मतलब जो कीड़े मकोड़ों को मारने वाला होता है केमिकल, उसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। फॉर फार्मर की बात करेंगे, डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रो जो एग्री केमिकल होती है ऑप्टेन टू बी एक्सपेंसिव। ये क्या होती है, कुछ फार्मर्स के लिए जो है खेती करते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए एग्रो केमिकल जो है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होती है महंगी होती हैं, तो वो सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हाँ ये एक्सपेंसिव होती है। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद द एग्जिस्टिंग वैरायटी नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग, है ना। एग्जिस्टिंग वैरायटी की ही उन्होंने क्या किया, उसी का यूज कर करके अपने प्रोडक्ट बनाए, मतलब और क्रॉप को डेवलप किया, ठीक है। एक ट्रेडिशनल ब्रीडिंग की बात कर रहा है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक में फेल टू कीप पेसेस विद डिमांड, है ना। ट्रेडिशनल जो था ब्रीडिंग टेक्निक, है ना, कि एग्रो केमिकल का यूज करना, वो क्या था, ऑर्गेनिक का यूज करना, ठीक है। तो इनसे क्या था, बेसिकली उतनी यील्ड में हमारा यील्ड प्रोडक्ट का नहीं हो पा रहा था जो पॉपुलेशन को पहुंच सके, ठीक है। डिमांड बढ़ रही थी, तो इसके लिए क्या होता है, सफिशियंट और फास्ट इफिशियंट सिस्टम होना चाहिए क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, अनदर टेक्निक का नाम क्या है, अनदर टेक्निक का नाम है बेटा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का डेवलपमेंट करते हैं। व्हाट डच टिश्यू कल्चर मीन, टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, टिश्यू को हम लोग कल्चर करा रहे हैं, कल्चर मीडियम में इसको हम लोग बना रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग 1950, जो 1950 था, डेड होल प्लांट को बेटा बना दिया जाता था, रीजेनरेटेड फ्रॉम द एक्स प्लांट। सपोज मैंने कोई इतना एक ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई बेटा प्लांट है, मैंने इस प्लांट का थोड़ा सा पार्ट लिया, सपोज इतना पार्ट लिया, और इससे पूरा एक प्लांट बन गया, ठीक है, इससे पूरा एक प्लांट बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट, ठीक है। तो थोड़ा प्लांट लेंगे, टिश्यू कल्चर करेंगे और उससे पूरा एक प्लांट बन जाएगा, इसको हम लोग एक्स प्लांट बोलते हैं, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन, उसको हम लोग ग्रो करते हैं टेस्ट ट्यूब में अंडर स्टेराइल कंडीशन, मतलब कंटामिनेटेड ना हो कंडीशन, है ना, कंटामिनेशन फ्री कंडीशन में ग्रो करते हैं स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में। तो क्या होता है, उसके अंदर कैपेसिटी हो जाती है जनरेट करने की, पूरा प्लांट जनरेट हो जाता है फ्रॉम एक्स प्लांट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। टोटिपोटेंसी का मतलब हमने प्लांट का कोई एक पार्ट लिया छोटा, उसको हम लोग लैब में ग्रो किया, ऑप्टिमम कंडीशन दी इसको, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन दी, और उससे क्या हुआ, पूरा एक प्लांट बन गया। इस प्लांट बनने की जो कैपेसिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेज टू द न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड टू, हाँ इंपॉर्टेंट स्टेज हेयर न्यूट्रिएंट मीडियम जो होते हैं बेटा, ये भी प्रोवाइड होने चाहिए, कार्बन सोर्सेस होने चाहिए, जैसे सुक्रोज हो गया, और इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो गए, विटामिन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए। ये ग्रोथ और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, है ना, साइटोकाइनिन हो गया, जिसको हम लोग पीजीआर बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। By application of these methods, it possible to achieve propagation of large number of the plant in very short duration, है ना। इस मेथड का यूज करके हमने क्या किया, टिश्यू कल्चर का यूज करके मतलब थोड़े समय में ज्यादा हमने चीजों को बना लिया, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बना लिए शॉर्ट ड्यूरेशन में। दिस मेथड प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट, इस मेथड से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बन गए थ्रू टिश्यू कल्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी, ये जो प्लांट बने हैं ये जेनेटिकली बेटा अपने आइडेंटिकल है किसके, ओरिजिनल प्लांट के। ऐसा नहीं कि मैंने उसका एक्स प्लांट लिया तो उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। जो प्लांट पर लिया था उसी का पार्ट जो लिया था उसी के हिसाब से, ओरिजिनल प्लांट के हिसाब से इनका जेनेटिक होगा, है ना, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। फ्रॉम विच दे ग्रो, दे आर सोमा क्लोन्स, है ना, बिल्कुल क्लोन होते हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स बोलते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स होते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, इनको भी बनाया जा रहा है कॉमर्शियल स्केल में इस मेथड का यूज करके, टिश्यू कल्चर का, टोटिपोटेंसी माइक्रोप्रोपेगेशन का यूज करके इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। ट्राई टू विजिट द टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, जब आप टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में जाओगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को समझने को मिलेगी। अनदर
इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन मेथड जो होता है, जो रिकवरी करता है हेल्दी प्लांट को फ्रॉम द डिजीज प्लांट से, ठीक है। इवन इफ प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ ए वायरस, अगर कोई प्लांट इन्फेक्टेड है वायरस से, तो उसका जो मेरिस्टम होगा प्लांट का, एपाइकल मेरिस्टम हो चाहे गिलरी मेरिस्टम, तो यहाँ पे वायरस क्या होगा, अपना इन्फेक्शन शो नहीं कर पाता। जो प्लांट का मेरिस्टम होता है उसमें कंटामिनेशन नहीं होता है, वहाँ पे पूरे प्लांट में हो जाएगा इन्फेक्शन, बट वायरस मेरिस्टम को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। हेंस वन कैन रिमूव मेरिस्टम एंड ग्रो इट इन विट्रो। अगर हमने मेरिस्टम को रिमूव कर लिया और उसको हमने लैब में ग्रो कराया, विट्रो का मतलब होता है, इन विट्रो का मतलब होता है लैब, ठीक है, तो वायरस फ्री प्लांट बनेगा। क्या बनेगा, वायरस फ्री प्लांट बनेगा। साइंटिस्ट हैव सक्सीड द कल्चरिंग मेरिस्टम बनाना, शुगर केन और पोटैटो, इनको क्या किया साइंटिस्ट ने, कल्चर कराना शुरू किया है, कल्चर कराया है इनको, ठीक है। साइंटिस्ट इवन आइसोलेट सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट से सिंगल सेल लिया और आफ्टर क्या होगा, डाइजेस्टिंग सेल वॉल को डाइजेस्ट किया और आइसोलेट किया उसका, नेक्ड प्रोटोप्लाज्म जो होता है सराउंडेड किसके द्वारा होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर आइसोलेट करते हैं प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द टू डिफरेंट प्लांट से हम लोग आइसोलेट करते हैं, ईच हैविंग द डिजायर्ड कैरेक्टर कैन बी फ्यूज, आपस में फ्यूज करा देते हैं, हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। फर्दर उसको हम लोग ग्रो कराते हैं तो क्या बनता है, एक नया प्लांट बनता है, और ये नया प्लांट जो बनता है इसको सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड डाइजेशन बोलते हैं। इसमें हमने क्या किया, दो अलग अलग प्लांट का हमने क्या लिया, प्रोटोप्लाज्म लिया, उसको हमने फ्यूज कराया, तो जो फ्यूज बना उसको हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म जो होगा, है ना, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसमें दो अलग अलग प्लांट का क्या आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा, ठीक है। जैसे पोटैटो और टोमेटो, जैसे पोटैटो पोटैटो प्लस टोमेटो, टोमेटो, तो इससे क्या बनता है बेटा, पोमैटो बनता है, ठीक है, पोमैटो बनता है। तो ये एक तरह से क्या है, हाइब्रिड है, ये क्या है, हाइब्रिड है, हाइब्रिडाइजेशन से बना है, ठीक है, इस बात को याद रखना। चलो आगे देखते हैं। इमेजिन ए सिचुएशन व्हेन प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो फ्यूज विथ पोटैटो, तो ये क्या होता है, ये ग्रो होता है और ये क्या बनाता है, हाइब्रिड प्लांट बना देता है टोमेटो और पोटैटो के बनने से। इसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फॉर्मेशन होता है किसका, पोमैटो का, पोमैटो हाइब्रिड है, टोमेटो पोटैटो का इसका प्रोटोप्लाज्म लिया गया। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, इसमें उतने डिजायर्ड, है ना, ये जो होता है इसमें डिजायर्ड कॉम्बिनेशन, जो टोमेटो में था अलग, पोटैटो में था अलग, इसमें क्या था, डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आप लिविंग वर्ड में पढ़ोगे, वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे बेटा, अर्नेस्ट मेयर साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। उन्होंने ये बोला था, जब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल को आप आपस में इंटरब्रीड कराओगे तो उनके जो बच्चे बनेंगे वो फर्टाइल बनेंगे और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट दे पाएंगे, ठीक है, आगे वो भी फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। बट यहाँ पे पोटैटो और टोमेटो अलग अलग स्पीसीज को क्या किया, इन्होंने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, तो पोमैटो बना। तो पोमैटो के अंदर वो गुण नहीं पाए जा रहे हैं, वो कैरेक्टर्स नहीं पाए जा रहे हैं, है ना, वो डिजायबल कॉम्बिनेशन नहीं बना, ठीक है, जो कि कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए यूज हो सके, ठीक है। देयर इज एनी अल्टरनेटिव पाथ अवर अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक कैन बी फॉर्मर आफ्टर मैक्सिमम विल्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब क्या होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि वे ऑफ मिनिमाइज द फर्टिलाइजर्स का यूज हम लोग मिनिमाइज करें, केमिकल का यूज हम लोग मिनिमाइज करें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के यूज जो होते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट दिखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। अगर हार्मफुल इफेक्ट जो एनवायरनमेंट में दिखेंगे तो हम हमारी जो एयर है, वायु है, वाटर है, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, दूषित हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या करना है, फर्टिलाइजर का यूज कम करना है, ठीक है। तो यूज टू जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप, तो हमको क्या करना है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप ही इसका सोल्यूशन है कि हम फर्टिलाइजर्स का यूज ना करें, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का यूज ना करें, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एक अच्छा प्लांट बनाना है तो जेनेटिक मॉडिफाई कर दें, उसके जीन्स में ही चेंजमेंट कर दें, तो हमें जो उसकी क्वालिटी होगी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। जैसे प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एनिमल्स हो गया, इसके जो जीन्स होते हैं अल्टर्ड किए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, जेनेटिक बैक्टीरिया, प्लांट, फंगस, एनिमल, इनकी क्या किया, जीन को हम लोग मॉडिफाई कर दिया, इसको हम लोग जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।
जीएम प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये कई तरह से यूज में आते हैं, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफाई मतलब क्या है, इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन को मॉडिफाई किया है। ये मेड जो क्रॉप होती है, मोल्ड टॉलरेंस होती है, बायोटिक स्ट्रेस। ये जो जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप होती है, मोल्ड टॉलरेंस होती हैं, ये ज्यादा अपने आप को सहनशीलता दिखा पाएंगी कहाँ पे, स्ट्रेस की कंडीशन में, जैसे कोल्ड हो गया, ड्रॉट हो गया, साल्ट हो गया, हीट हो गया। इन कंडीशन में अपने आप को ये सर्वाइव करा पाएंगी, ठीक है। और क्या होता है, रिड्यूस रेलियंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड केमिकल का यूज हमने कम कर दिया, है ना। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना दिए अपने। हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं, जो जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स होते हैं ये रिड्यूस करते हैं पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस, मतलब फसल पकने के बाद उसके जो लॉस होते हैं, सपोज आंधी आ गई उसकी वजह से फसल खराब हो गई, तो उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इनके अंदर कैपेसिटी होती है। इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूजेज बाय द प्लांट। प्लांट के अंदर कैपेसिटी हो जाती है मिनरल्स को यूज कर पाना, सॉइल से मिनरल्स को यूज करते हैं। दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। फिर क्या है, इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ रही है, वो कहाँ से बढ़ रही है, इस क्रॉप से बढ़ रही है, जीएम क्रॉप से बढ़ रही है। जैसे गोल्डन राइस की बात करते हैं, विटामिन ए रिच होता है। विटामिन ए रिच क्या है बेटा, गोल्डन राइस है, ठीक है। इस बात को याद रखना। ये इसमें रतौंधी के रोग में बेटा यूज किया जाता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं उसमें, ठीक है। एडिशनल दीज यूजेज जेनेटिक मॉडिफाई हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर प्लांट, टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट का मतलब होता है कि जो चीज हमको चाहिए, है ना, सपोज हमको ऐसा चाहिए कि हमको विटामिन ए चाहिए, है ना, तो हम एक पर्टिकुलर, जो हमको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए उसी के हिसाब से अपने आप को हम लोग अपना प्लांट बना लेते हैं। जैसे आप टेलर के पास जाते हैं, टेलर से को आप एक कपड़ा देते हैं, पैंट शर्ट का कपड़ा देते हैं, उससे बोलते हैं मेरे को कपड़ा बना दो, शर्ट बना दो, है ना। तो वो कपड़ा लेता है और आपकी बॉडी की नाप लेगा, है ना, मेजरमेंट करेगा आपका कि क्या साइज है बॉडी का, उस हिसाब से वो शर्ट बना के दे देगा। तो ये क्या है, टेलर। आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने हिसाब का कपड़ा बनवा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे प्लांट होते हैं, टेलर मेड प्लांट्स होते हैं, जो सप्लाई करते हैं अल्टरनेटिव रिसोर्स इंडस्ट्रीज में, और फॉर्म जैसे स्टार्चेस बनाते हैं, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में होते हैं। डेट यू स्टडी डिटेल्स इन प्रोडक्शन ऑफ द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। वुड कुड विद द डिक्रीज अमाउंट ऑफ द पेस्टिसाइड। हमने क्यों बनाया जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, क्योंकि हमको यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज कम करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया। एक बीटी टॉक्सिन होता है जो कि बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, है ना, बीटी वाले से यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीटी का मतलब है बैसिलस thuringiensis, जो कि एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एक टॉक्सिन होता है बीटी टॉक्सिन। बीटी जो जीन्स होता है हैज बीन क्लोन। बीटी जीन को हमने क्या किया, क्लोन कर दिया फ्रॉम बैक्टीरिया टू, और एक्सप्रेस हो गया ये प्लांट में, है ना। और ये प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, किसके अगेंस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्ट्स, है ना। बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें हमें कोई इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं है। प्लांट के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म हो गया रेजिस्टेंस कराने का, कि कोई इंसेक्ट आएगा तो उसको खाएगा, तो उसको प्लांट मतलब प्लांट को खा नहीं पाएगा, ठीक है। इन इफेक्ट क्रिएट ए बायोपेस्टिसाइड। इसकी वजह से क्या हो गया, बायोपेस्टिसाइड क्रिएट हो गया। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो और सोयाबीन, ये सारे के सारे हमने मॉडिफाई कर लिए। इसमें हमने बीटी टॉक्सिन का जीन डाल दिया प्लांट में, और वो जीन जब कोई इंसेक्ट मतलब प्लांट को खाएगा तो वो खा नहीं पाएगा उसको, ठीक है। और इंसेक्ट से उसको हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिलेंगे। जो इंसेक्ट खाएगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। जो इंसेक्ट खाएगा इसको वो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बीटी टॉक्सिन है, ठीक है। चलो बीटी कॉटन की बात करते हैं। जैसे सम स्ट्रेन ऑफ द बैसिलस thuringiensis जो थे प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन, जो कि किल कर देती है इंसेक्ट्स को, है ना। इंसेक्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे लिपिडोट्रॉन्स की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लिपिडोट्रॉन्स के अंदर क्या क्या आता है, तो टोबैको वुडवर्म आता है और आर्मी वर्म आते हैं, ठीक है। क्लियोप्ट्रॉन्स के अंतर्गत क्या आते हैं बेटा, बीटल्स आते हैं। क्लियोप्ट्रॉन्स के अंतर्गत क्या आते हैं, बीटल्स आते हैं। डिप्टेरम्स के अंदर फ्लाइस और मॉस्किटोस आते हैं, ठीक है। ये याद रखना, इस लाइन से क्वेश्चन आता है, इस लाइन से क्वेश्चन आता है कि बैसिलस thuringiensis में यहाँ पे हम लोग बीटी कॉटन का यूज करते हैं। इंसेक्ट जैसे लिपिडोट्रॉन्स हो गया, ठीक है। लिपिडोट्रॉन्स में क्या आता है, टोबैको वुडवर्म आता है, आर्मी वर्म आता है। क्लियोप्ट्रॉन्स में क्या आते हैं, बीटल्स आते हैं। डायप्टेरम्स में क्या आते हैं, फ्लाइस और मॉस्किटो आते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना। जो बैसिलस thuringiensis होता है, ये एक प्रोटीन को फॉर्म करना है, क्रिस्टल प्रोटीन को फॉर्म करता है अपनी एक पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ। जब इसकी ग्रोथ होती है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक फेज ऑफ ग्रोथ में एक टॉक्सिन को फॉर्म करता है, ठीक है। एक प्रोटीन को फॉर्म करता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन को फॉर्म करता है।
ठीक है, जो कि क्रिस्टल कंटेन होते हैं, इसमें टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स को मारने वाले, इंसेक्ट्स को मारने वाले प्रोटीन क्या हो जाएंगे? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल बैसिलस? ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये टॉक्सिन है, जो टॉक्सिन है, ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को क्यों नहीं मारते? इसकी बॉडी में रहते हैं, ऐसा क्यों? क्या होता है कि बॉडी में कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन से नहीं मरता है? ठीक है, तो वो क्या होते हैं वहाँ, ये जो पीएच होता है, ये लो पीएच है ना, मतलब ये इसके अंदर जो होता है बीटी टॉक्सिन, एक्चुअली होता क्या है, जो बीटी टॉक्सिन होती है प्रोटीन, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट की, जैसे इंसेक्ट इसको खाएगा तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? एक्टिव टॉक्सिन में। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अंदर कैसे थे? ये इनएक्टिव फॉर्म में थे, जैसे इंसेक्ट आके खाएगा ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एल्कलाइन पीएच किसका होगा? गट का। इंसेक्ट की गट का एल्कलाइन पीएच में ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये सॉल्युबलाइज्ड हो जाएंगे क्रिस्टल में। ठीक है, और ये एक्टिवेट टॉक्सिन बाइंड कर जाएंगे सरफेस ऑफ द मिड गट ऑफ द एपिथेलियम। एपिथेलियम सेल जो इंसेक्ट होगी उसकी बाइंड कर जाएंगे और फिर क्या करेंगे? उसमें पोर क्रिएट कर देंगे। पोर क्रिएट करने की वजह से सेल हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी और लाइसिस हो जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली क्या हो जाएगी? इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं, ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की एक पर्टिकुलर जो ग्रोथ होती है फेस, उसमें बनते हैं। ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स होते हैं, ये इसकी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही इंसेक्ट आके इसको खाएगा तो इंसेक्ट की बॉडी में जाएंगे, एल्कलाइन पीएच पे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, मिड गट की एपिथेलियम से बाइंड कर लेंगे, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और बीटी हम लोगों ने मॉडिफाई करके बीटी कॉटन बना लिया, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन वगैरह बना लिया। यहाँ पे हम लोग बीटी कॉटन की बेसिकली बात कर रही थी। ठीक है, अब स्पेसिफिक जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं, स्पेसिफिक जो बीटी टॉक्सिन जीन होते हैं, ये आइसोलेट किए जाते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से। ये क्वेश्चन पूछते हैं और इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट्स में, और क्रॉप प्लांट में हम लोग इसको डाल देते हैं। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब होता है जोड़ देना। ठीक है, जैसे हमने कॉटन की बात करी। ठीक है, चॉइस ऑफ जीन, ये जो जीन की चॉइस होती है डिपेंड किस पे होती है? क्रॉप पे डिपेंड होती है, टारगेट पेस्ट पे डिपेंड होती है कि हमको कौन से पेस्ट को मारना है, कौन से इंसेक्ट को मारना है, किस क्रॉप में हम इसका यूज कर रहे हैं, उस पर बेस्ड होती है। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स जो होते हैं इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती है। बीटी टॉक्सिन्स जो होते हैं इंसेक्ट्स के लिए होती है, इंसेक्ट्स को मारने का काम कराती हैं। ठीक है, टॉक्सिन जो होते हैं कोड बाई जीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलग अलग टाइप की जीन होती है। क्राई फर्स्ट एसी, इसको हम लोग CRI, मतलब क्राई का मतलब होता है क्रिस्टल, क्राई का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल, क्रिस्टल। ठीक है, ये क्रिस्टल के लिए होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे क्राई, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एसी। ठीक है, हाँ, तो क्राई फर्स्ट एसी हो गया। इस बात को याद रखना कि देखो, ये जो क्राई यहाँ से क्वेश्चन आता है, बेसिकली यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्राई फर्स्ट एसी, यहाँ पे टॉक्सिन कोड बाई जीन, क्राई जीन है ना, जो क्राई वर्ड का है, क्राई क्रिस्टल है। देयर ए नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्रोटीन्स इनकोडेड जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी। ठीक है, ये किसको कंट्रोल करता है? कॉटन वुलवर्म को कंट्रोल करता है, इस बात को याद रखना। कॉटन वुलवर्म को कौन कंट्रोल करता है? क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी। ठीक है, क्राई फर्स्ट एबी जो होता है, क्राई फर्स्ट एबी जो होता है, ये कॉल्ड वॉरर को कंट्रोल करता है। क्राई फर्स्ट एसी जो होता है किसको कंट्रोल करता है? क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी। तो क्या यार, यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ए सी, ऐसे आप याद करना कि मतलब जो बड़ा बड़ा सा लग रहा है ना, क्राई फर्स्ट ए बी, ए के बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मतलब सेकंड के पहले आएगा, तो पहले जो आएगा मतलब कॉर्न बोरर, ये छोटा सा वर्ड दिख रहा है। कॉटन वुलवर्म क्या है? बड़ा सा, तो इसमें बड़े बड़े कैरेक्टर देख लेना, सेकंड आएगा, बी आएगा। ठीक है, ए के बाद सी आ रहा है, तो ऐसे आप ऐसे याद कर सकते हो। ये जो ये इंसेक्ट था, ये क्या कर रहा है? टोमेको, सॉरी, कॉटन की जो वॉल थी डिस्ट्रॉय कर रहा था, कॉटन वुलवर्म जो था इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। ठीक है, बट जब हमने इसको मॉडिफाई कर लिया, ठीक है, फुली मेच्योर जो था, फिर इस कॉटन वॉल ये क्या हुई? फुली मेच्योर होगी, हमने इसको क्या कर लिया? जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया, इसमें हमने बीटी टॉक्सिन का जीन डाल दिया। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के लिए क्या है कि सेवरल जो निमेटोड्स होते हैं, पैरासाइट्स, ये वाइड वैरायटी ऑफ जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। निमेटोड्स की बात करेगा बेटा, स्केलमेंथिज की बात कर रहा है, राउंड वर्म की बात कर रहा है। ठीक है, एक निमेटोड्स होता है जिसको नाम बोलते हैं मिलियोडगाइन, मिलियोडगाइन इकोग्नेटिया। ठीक है, मिलियोडगाइन
इनकॉग्नेटिया जो होता है ये किसको इन्फेक्ट करता है, रूट और टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी जो रिड्यूस हो जाती है यील्ड। टोबैको प्लांट में जो रूट होती है उसी से टोबैको बनता है, अगर उसकी रूट को खत्म कर देगा तो क्या कर देगा, उसकी यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, एक नोवल स्ट्रेटजी अपनाई जाती है इससे बचने के लिए। ठीक है, विच बेस्ड ऑन द आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होते हैं, ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल कैरियोटिक सेल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस होते हैं। एक मेथड होता है सेलुलर डिफेंस का। सेलुलर डिफेंस मतलब आरएनए इंटरफेरेंस मैंने बताया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया था ना, इंटरफेरेंस के बारे में बताया, सेलुलर डिफेंस का मैकेनिज्म था। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, हम लोग कैसे यूकैरियोट्स से, तो यूकैरियोट्स में ये मैकेनिज्म पाया जाता है जब हमारी बॉडी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए होगा, जो सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए होगा। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए होगा, तभी क्या होगा, प्रोटीन बनेगी, तभी क्या बनेगी बेटा, प्रोटीन बनेगी। अब अगर हमने क्या किया, सिंगल स्टैंडर्ड को हमने डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जो टॉक्सिक प्रोटीन बननी वो नहीं बनेगी, तो इसीलिए जब तक कोई प्रोटीन नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा, आगे फंक्शन नहीं होंगे बॉडी के। तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए को हम लोग क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन नहीं बनती। प्रोटीन नहीं बनेगा तो आगे वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करा पाएगा, क्योंकि प्रोटीन ही हमारी बॉडी के लिए होती है आगे फंक्शन कराने के लिए। ठीक है, समझ गए होगे आप यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, दिस मेथड में क्या होता है, इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए, साइलेंसिंग कर दी स्पेसिफिक एमआरएनए की ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल आ गया, ये क्या करेगा, बाइंड कर देगा और ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक देगा। ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो फंक्शन कहाँ से कर पाएगा आगे चल के, है ना, तो एमआरएनए की साइलेंसिंग कर दी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हो गया। ठीक है, जो कि मतलब सिंगल स्टैंडर्ड था तो बीमारी कॉज कर रहा था, प्रोटीन बना रहा था। अब डबल स्टैंडर्ड में क्या हुआ, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा हो गया। ठीक है, साइलेंसिंग द सोर्स ऑफ दिस कंप्टेंट complementary RNA could be from the infection by the viruses। ठीक है, आरएनए जीनोम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, ये रिप्लिकेट करते हैं भाई आरएनए इंटरमीडिएट, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम होता है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करते हैं, मैंने बताया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इसके पहले वाले चैप्टर में, है ना, वो प्लांट के लिए यूज हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। एग्रोबैक्टीरियम जो वेक्टर्स होता है और निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं होस्ट प्लांट में। ठीक है, और फिर क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए was such in produce both sense and antisense RNA। सेंस और एंटीसेंस आरएनए जो इंट्रोडक्शन हम डीएनए का कर रहे हैं, वो दोनों सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाता है। ठीक है, इन होस्ट में सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाएगा। दीज आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर एंड फॉर्म डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सॉरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा, दैट इनिशिएट आरएनए इंटरफेरेंस एंड द साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए, एमआरएनए को साइलेंस कर देगा निमेटोड्स की, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। कंसिक्वेंस डेट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, इस वजह से पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाता है ट्रांसजेनिक होस्ट में, और स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। ठीक है, तो ये समझो सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग साइलेंसिंग करा देते हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड वहाँ पे बाइंड करा देते हैं, जिसकी वजह से एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होती, प्रोटीन में ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं बनता है। ठीक है, चलो, ये बताया गया है होस्ट प्लांट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे आरएनए जो ट्रिगर हो रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है निमेटोड्स को इन्फेक्शन से। रूट जो होते हैं टिपिकल कंट्रोल प्लांट की बताई गई है, ए वाली, ये कैसी सही है, ये वाली क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट 5 डे आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूटिंग द इन्फेक्शन निमेटोड प्रोटेक्ट द नोबल मैकेनिज्म। फिर यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्ट करके बताया गया है इसकी रूट को, है ना, कि कैसे इसकी टमाको की रूट को अपन प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलो, अब बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन मेडिसिन की बात करेगा कि मेडिसिन में एप्लीकेशन इसका कैसे होता है। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, इससे हम लोग इमिनेंस इम्पैक्ट होता है हमारे एरिया ऑफ हेल्थ केयर पे, ये हमारे एरिया ऑफ हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है सेफ और मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक्स ड्रग्स, है ना, बीमारियों को ठीक करने वाली थेरेपेटिक्स ड्रग का यूज होता है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस,
है ना, डायबिटीज हो गया तो हम लोग इंसुलिन की थेरेपी देते हैं ना, तो इंसुलिन बनेगा बेटा, कैसे बनेगा, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनेगा। रिकॉम्बिनेंट थेरेपी, रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज डज नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन कॉमन केस, सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट बनेंगे तो वो हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन कॉज नहीं कराएंगे, कोई भी एडवर्स इफेक्ट कॉज नहीं कराएंगे। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो है ये अप्रूव हुए हैं ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन के यूज के लिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इन इंडिया की बात करेंगे तो 12 जो है वो प्रेजेंटली मार्केट है इंडिया में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 30 जो 30 है वो क्या है, ये 30 वाली ये लाइन याद रखना दोनों, ये क्या है 30 जो है पूरे वर्ल्ड में है, बट इंडिया में कितनी है बेटा 12, ठीक है। ये इंडिया में 12 जो है ये मार्केट में है। 30 जो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं ये ह्यूमंस के यूज के लिए अप्रूव हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। इस लाइन से क्वेश्चन आता है, इस लाइन से क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। हाँ, अब आगे बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे इंसुलिन अपन बना रहे हैं। इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसे ही डायबिटीज आती है ये पॉसिबल होता है इंसुलिन को एट रेगुलर टाइम इंटरवल, इंसुलिन को टाइम टाइम पे लेना होता है, ठीक है। डायबिटीज पेशेंट में इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल, अगर सपोज हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर इंसुलिन ना होती, इंसुलिन ना बनी हुई होती, बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग सिंथेसिस ना कर रहे होते, ना बनाए होते, तो क्या हमारी बॉडी कहाँ से आती है, मतलब कहाँ से इंसुलिन लाते, है ना। डायबिटीज के पेशेंट तो बहुत बड़े हैं, तो डेथ बहुत होती है यार, है ना, क्योंकि डायबिटीज सीवियर कंडीशन में हो जाती है तो डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसमें कोमा में भी पेशेंट चला जाता है। तो अलग अलग टाइप की डायबिटीज भी होती है, किसी में शुगर लेवल बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। एक जैसे होता है ग्लूकोज की जो इंसुलिन की कमी से होती है डायबिटीज, क्या होती है वो मलाइटस होती है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होती है, एडीएच हार्मोन की कमी से होती है वो, ठीक है। चलो इफ डिस्कस वर्ड सुन रिलैश, ठीक है। हाँ, जो कुछ इंसुलिन जो थी आइसोलेट की जा रही थी अदर एनिमल से, ये क्या हो रही थी, अदर एनिमल से आइसोलेट की जा रही थी, ये क्या थी, ये इफेक्टिव थी, बट क्या था ह्यूमन बॉडी में ये कुछ इफेक्ट कॉज करा रही थी, है ना। उसको क्या करें, ह्यूमन बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट कॉज करा रही थी। फिर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसको क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन को बनाया गया, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के यूज से हम लोग क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग लार्ज स्केल पे ग्रो कराते हैं बैक्टीरिया से, और हम लोग इंसुलिन को नीड जो होती है हमारी, जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमारे को इंसुलिन मिल जाते हैं, मार्केट में हम लोगों ने बना के बेचना शुरू कर दिया है। थिंक इंसुलिन ओरली, क्योंकि इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं दिया जाता है डायबिटिक पेशेंट में, बिकॉज ये क्या है प्रोटीन नेचर की होती है, क्या होती है, प्रोटीन नेचर की होती है, प्रोटीन नेचर की होती है, और इसका डाइजेशन जो हो जाता है स्टमक में हो जाएगा, ठीक है, डाइजेशन जो होगा स्टमक में हो जाएगा। तो जहाँ पे इंसुलिन जाना है वहाँ पे जा ही नहीं पाएगी ना, तो इसलिए इसको हम लोग ओरली नहीं देते, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। इंसुलिन यूज इन डायबिटिक पेशेंट अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ द स्लेटर्ड, जो स्लेटर्ड एनिमल थे, कैटल पिग, है ना, जो काटे जाते थे एनिमल, है ना, उनके पैंक्रियाज से निकाला जाता था। बट ये जो निकाली जाती थी, ये इंसुलिन जो एनिमल सोर्स से निकाली जा रही थी, ये हमारी बॉडी में, कुछ पेशेंट्स की बॉडी में एलर्जी डेवलप कर रही थी, अदर टाइप के रिएक्शंस कर रही थी, है ना, टू द फॉरेन प्रोटीन, ठीक है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन आ रही है वो अलग टाइप के रिएक्शंस कर रही थी, हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करा रही थी। इंसुलिन में क्या होती है बेटा, इंसुलिन में दो चेन होती है, एक शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसको ए चेन बोलते हैं, एक चेन होती है बी। ये मेच्योर इंसुलिन की बात कर रहे हैं, मेच्योर इंसुलिन में दो चेन होती है, इमेच्योर इंसुलिन में मतलब प्रो इंसुलिन में क्या होते हैं, 3 टाइप की चेन होती है, ए बी सी। तो डेट लिंक थ्रू द डाइसल्फाइड ब्रिज, यहाँ पे क्या होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज पाए जाते हैं। ये जो प्रो इंसुलिन है यहाँ पे देखो ए पेप्टाइड पाया जा रहा है, बी पेप्टाइड पाया जा रहा है, ठीक है, सी पेप्टाइड पाया जा रहा है। सी पेप्टाइड जो होता है इसमें पाया जा रहा है, किसमें, प्रो इंसुलिन में। बट इसमें जब क्या हुआ, मेचुरेशन हुआ, तो मेचुरेशन के टाइम क्या होता है, मेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड हट जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेच्योर इंसुलिन में कौन से पेप्टाइड पाए जा रहे हैं, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड मेचुरेशन के टाइम हट गई। पेप्टाइड बॉन्ड जो है, मतलब यहाँ पे ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड, यहाँ पे कौन से बॉन्ड पाए जा रहे हैं, वो कौन से डाइसल्फाइड ब्रिज पाए जा रहे हैं, ठीक है। मैमल्स की बात करेंगे, जैसे ह्यूमन की बात करें, इंसुलिन जो होती है सिंथेसाइज होती है एज प्रो इंसुलिन लाइक प्रो एंजाइम, है ना, प्रो हार्मोन्स, ठीक है।
इसको फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं, फुली मैच्योर बनाते हैं, फंक्शनल हार्मोन्स के तरीके काम कराते हैं, जिसमें क्या होता है एक एक्स्ट्रा जो सी पेप्टाइड चेन होती है इसको हटा दिया जाता है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन। मेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड चेन नहीं पाई जाती है, प्रो इंसुलिन में पाई जाती है। ठीक है, रिमूव हो जाती है मेच्योरेशन के टाइम। ठीक है, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू ए मेच्योर फॉर्म, है ना। मेच्योर फॉर्म इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी बनाने में मेन जो दिक्कत आई वो आई कि इनकी जो चैन थी, पेप्टाइड थी, इनको असेंबल करने में, जोड़ने में, ए बी को जोड़ने में चैन में दिक्कत आई। ठीक है, तो इन 1833 में, सॉरी 1883 में एक इली लिली कंपनी थी, इली लिली कंपनी थी बेटा। ठीक है, हाँ जी, इन 1883 में इली लिली कंपनी जो थी अमेरिका की कंपनी थी, इन्होंने प्रिपेयर किया 2 डीएनए सीक्वेंस को करस्पॉन्डिंग करके ए और बी चैन बनाई। ठीक है, और इन चैन को, इंसुलिन को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया प्लाज्मिड में। ठीक है, इस्चुरिचिया कोलाई में, और इंसुलिन बनाना शुरू किया, इंसुलिन की चैन बनाना शुरू किया। ए चैन और जो बी चैन थी वर प्रोड्यूस, अलग अलग प्रोड्यूस हुई थी, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर इसको आपस में जोड़ दिया गया, क्रिएटिंग करके डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से जोड़ दिया गया और एक ह्यूमन की इंसुलिन बना ली गई। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था 1883 में क्या था, इलीली कंपनी थी, इन्होंने क्या बनाया था, इंसुलिन बनाया था, लैब में बनाया था, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया था। इन्होंने ए चैन बी चैन को क्या किया था, जोड़ा था आपस में और मैच्योर इंसुलिन बना दिया था। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड चैन नहीं पाई जाती है। इस वाले पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनी थी, इलीली थी, 1883 में किया था इन्होंने। अब जीन थेरेपी, यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन आता है कि जीन थेरेपी क्या होता है। अगर जीन थेरेपी कोई पर्सन है जो हेरिडिटरी डिजीज से ग्रसित है ना, उसको जनरेशन टू जनरेशन कोई बीमारी आ गई पेरेंट्स से, ठीक है, तो उसको करेक्ट किया जाता है इस थेरेपी के द्वारा, है ना। उसको कैसे करते हैं, जीन थेरेपी के द्वारा करेक्ट करते हैं। जीन थेरेपी इज अटेम्प्ट टू दिस, जीन थेरेपी में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ द मेथड्स होते हैं जो कि जीन को करेक्ट करने में हेल्प कराते हैं, डिफेक्टेड जीन को करेक्ट कराने में हेल्प कराते हैं। सपोज अगर किसी चाइल्ड और एम्ब्रियो में इसकी डायग्नोसिस हो गई कि इसमें ये जीन खराब है और इस खराब जीन की वजह से इसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको करेक्ट कराया जाता है। करेक्ट कैसे होगा, जीन थेरेपी की हेल्प से होगा। हेयर जीन इंसर्टेड, इसको जीन इंसर्ट किया जाता है एक पर्सन की सेल में, टिश्यू में ट्रीट किया जाता है इस बीमारी को, मतलब ठीक किया जाता है। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्टिव इन्वॉल्व में क्या होता है, जब इसकी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डिलीवर करते हैं हम लोग नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल में नॉर्मल जीन को इंजेक्ट कराते हैं, डिलीवर करते हैं, एम्ब्रियो में उसके डिलीवर करते हैं ताकि वो आगे चल के फंक्शन अपना सही कर सके। ठीक है, ठीक है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो थी बेटा इसको दी गई थी 1990 में दी गई थी। 4 ईयर की लड़की थी, ओल्ड गर्ल थी उसका, ठीक है। उसमें कौन सी प्रॉब्लम थी, एडिनोसिन डीमिनेज, एडीए की डिफिशियंसी थी, एडिनोसिन डाइमिनेज की डिफिशियंसी थी। ये जो एंजाइम होता है इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दिस एंजाइम क्रूसियल फॉर द इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून सिस्टम के फंक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी अगर कमी आ जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो 4 ईयर की जो गर्ल थी 1990 में 4 ईयर की जो गर्ल चाइल्ड थी उसमें जीन डिफेक्ट था, जीन थेरेपी की गई थी, ठीक है। किसकी क्या था डिफिशियंसी, एडीए की डिफिशियंसी थी, इसमें इम्यून सिस्टम उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा था। डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन, है ना। यहाँ पे क्या था, जो एडेनोसिन डायमिनेज का जीन था ये क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या हो गया था, डिलीशन हो गया था किस जीन का, डायमिनेज जीन का, है ना। एडेनोसिन डायमिनेज जीन का डिलीशन हो गया था, इसकी वजह से क्या हुई थी, ये बीमारी हुई थी। इन सम चाइल्ड एडीए डिफिशियंसी जो होता है इसको क्योर किया जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करके किया जाता है, ठीक है। अदर इट कैन बी ट्रीटेड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। बट ये दोनों जो मेथड है बेटा ये परमानेंट मेथड नहीं है, ठीक है। या फिर एंजाइम जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है इसमें क्या देते हैं हम लोग, फंक्शनल एडीए देते हैं, ठीक है। पेशेंट को इंजेक्शन से फंक्शनल एडीए देते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दोनों के दोनों मेथड्स हैं ये परमानेंट क्योर नहीं है, है ना, नॉट कम्प्लीटली क्योर्ड, है ना, प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से क्योर करने का तरीका होता है कि अर्ली, है ना, जो एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जीन थेरेपी, यहाँ पे और क्या होता है देख लेते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं
फ्रॉम ब्लड से निकाले जाते हैं, पेशेंट को ग्रो किए जाते हैं, पेशेंट के लिम्फोसाइट को निकाला गया ब्लड से, उसको ग्रो किया गया आउटसाइड ऑफ द कल्चर में, और फिर क्या करते हैं इसको वहाँ पे ए फंक्शनल एडीए cDNA को हम लोग यूज करते हैं यूजिंग ए रेट्रोवायरल वेक्टर इन देन इंड्यूस द दीज लिम्फोसाइट्स, फिर उसको बॉडी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, फिर पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो मेथड्स हैं, लिम्फोसाइट वाला हो गया, ठीक है, एंजाइम थेरेपी हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो है परमानेंट केयर नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इमोर्टल नहीं होती है ना, ऐसा नहीं इसको लिम्फोसाइट एक टाइम के बाद मर जाएंगे, तो उसको क्या करते हैं हम पीरियोडिक बार बार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होती है दिक्कत होती है, ये फंक्शनल एडीए cDNA इसमें हम लोग रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम लोग लिम्फोसाइट्स को यूज डालते हैं किसमें, पेशेंट की बॉडी में रिटर कर लेते हैं, पहले पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट को हटाते हैं, उसको कल्चर करते हैं, फिर उसमें हम लोग cDNA को मिलाते हैं, है ना, फंक्शनल एडीए cDNA मिलाते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, पेशेंट को बार बार क्या करना पड़ता है इन सब में, पीरियोडिक इन्फ्यूजन होना पड़ता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट्स में, जबकि इफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो, ठीक है, जो जीन आइसोलेट की जाती है फ्रॉम द बोन मैरो, ये प्रोड्यूस करती है एडीए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग चीज़ों को सही कर देते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम लोग चीज़ों को सही कर देंगे तो वो परमानेंट क्योर होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि परमानेंट क्योर करने के लिए क्या होता है, अगर हम लोग क्या करें, जो जीन आइसोलेट कर लें बोन मैरो से जो एडीए बना रही हैं, और उसको हम लोग क्या करें अर्ली एम्ब्रियो में बेटा क्या करें ट्रांसफर कर दें, इसकी वजह से क्या होगा कि ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। टेम्परेरी क्योर में क्या था, टेम्परेरी क्योर में क्या था कि हम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे थे, उसको लिम्फोसाइट का कल्चर करा रहे थे, ठीक है, तो ये था। ये परमानेंट क्योर के लिए हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर उसकी जीन डाल देंगे, एडीए का जीन निकाल के जहाँ पे इसमें डिफेक्ट है, तो वो क्या होगा परमानेंट क्योर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो होता है डिजीज का वो कैसे करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस अगर हो गई, अंडरस्टैंडिंग तो पैथोफिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बीमारी की अर्ली डिटेक्शन के लिए अपन को पैथोफिजियोलॉजी पता होना चाहिए कि भाई इस बीमारी ये हुई है, जल्दी हुई है, सपोज हमारे लिवर में इन्फेक्शन हो गया तो हमको पहले पता चल जाएगा, अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा, तो अपन इन्फेक्शन को क्योर कर सकते हैं, सही करा सकते हैं जल्दी से, ठीक है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड के लिए डायग्नोसिस के लिए क्या होता है, सीरम की एनालिसिस कराते हैं, यूरिन की एनालिसिस कराते हैं। अर्ली डिटेक्शन जो होता है नॉट पॉसिबल, इसमें क्या होता है अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। सीरम और यूरिन की एनालिसिस से क्या होता है, हमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। हमारे यूरिन में, हमारे सीरम में, ब्लड में हमारे क्या होगा, जब पैथोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी बॉडी में, डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है पैथोजन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करा लेंगे, बहुत ज़्यादा अपने प्रोजनी को डेवलप कर लेंगे, हमारी बॉडी को काफ़ी इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट कर देंगे, तब उसके जाके सिम्टम्स दिखते हैं। सिम्टम्स अर्ली स्टेज में नहीं दिखते। अर्ली स्टेज में सिम्टम्स जानने के लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का यूज करते हैं, पीसीआर का यूज करते हैं, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बो एसिड का यूज करते हैं, इलिसा जिसको बोलते हैं हम लोग, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, इसका यूज करते हैं एलिसा, ठीक है। और सम टेक्निक, ये कुछ टेक्निक है जो अर्ली डायग्नोसिस के लिए पॉसिबल होती हैं, ठीक है। कन्वेंशनल डायग्नोसिस सीरम और यूरिन एनालिसिस से होती है। सीरम और यूरिन एनालिसिस से हमारी बॉडी में तभी सिम्टम दिखते हैं जब हमारी बॉडी में पैथोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अर्ली डिटेक्शन कराना है तो आप पीसीआर का यूज करो, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करो, और क्या करो यहाँ पे एलिसा का यूज करो, है ना। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, ये नॉर्मली जो होते हैं सस्पेक्टेड होते हैं ओनली व्हेन पैथोजन प्रोड्यूस डिजीज सिम्टम्स। जब डिजीज के सिम्टम्स आएंगे पैथोजन में तभी ये दिखेंगे, ठीक है। बाय दिस टाइम कंसंट्रेशन, इस टाइम क्या होता है जब हमको सिम्टम दिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई हो जाती है हमारी बॉडी में, तो ऑलरेडी हाई है तो उसको ट्रीट करना बेटा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा ना, ज़्यादा टाइम ले लेगा सही होने में। हाउएवर अगर लो कंसंट्रेशन होती है बैक्टीरिया वायरस की एट ए टाइम व्हेन सिम्टम्स डिजीज नॉट एट विजिबल, जब तक सिम्टम्स दिखते नहीं है तो भी अगर हम लोग पीसीआर का यूज करेंगे, है ना, अगर बहुत लो लेवल पे उसके सिम्टम्स भी नहीं आए हैं और बॉडी में हमारे पैथोजन का लेवल बहुत कम है, तो उसको अगर हम लोग डिटेक्ट करना है तो डिटेक्ट करते हैं बाई एम्प्लीफिकेशन ऑफ द अदर एम्प्लीकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड, है ना। हम लोग उसके जेनेटिक मटेरियल को पीसीआर की हेल्प से क्या कर लेते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं। उसके पीसीआर जेनेटिक मटेरियल को हम लोग बहुत कॉपी बना लेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि ये बैक्टीरिया ये बीमारी कॉज करेगा, ठीक है, और हम उसको क्या कर पाए, प्रॉपर ट्रीट कर पाए। पीसीआर के बारे में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। जब 30 साइकिल चलती है तो 1 बिलियन कॉपी बन जाती है पीसीआर की।
ठीक है। जो पीसीआर होता है लोग अब रूटीन चेकअप के लिए डिटेक्ट कराते हैं, यूज करते हैं। एचआईवी को डिटेक्ट करने में अगर कोई सस्पेक्टेड एड्स का पेशेंट है तो वो पीसीआर का यूज कराता है कि भाई अपन को पीसीआर से पता चल जाएगा कि एचआईवी वायरस का कितना हमारी बॉडी में लेवल है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आगे। ठीक है, इट बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन के लिए, है ना। कोई सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट रहता है तो उसकी जीन में अगर उसको लग रहा है कि मेरे को कैंसर की प्रॉब्लम, कैंसर ना हो जाए, तो वो पीसीआर का यूज करा लेता है। ये पावरफुल टेक्निक होती है, आइडेंटिफाई करती हैं अदर जेनेटिक डिसऑर्डर को, और भी जेनेटिक डिसऑर्डर को इन टेक्निक से यूज किया जाता है। टेक्निक बेटा कन्वेंशनल होती है, इसमें यूरिन सीरम का हम लोग वो कराते हैं, एनालिसिस करते हैं। पीसीआर होता है, एलिसा वगैरह होते हैं, इससे हम लोग अर्ली डिटेक्शन प्रॉपर तरीके से करा पाते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए टैग्ड होता है विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोब से। ठीक है, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये हाइब्रिडाइज करता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इन क्लोन ऑफ द सेल्स फॉलो डिटेक्शन यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राफी। यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी का यूज होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए जो होते हैं टैग्ड होते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, प्रोब से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, डिटेक्शन करते हैं किससे, ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, जो क्लोन है इसके पास म्यूटेटेड जीन होते हैं, हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, इसमें म्यूटेटेड जीन होंगे, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे अपने आप को अपीयर नहीं करेगा। बिकॉज प्रोब विल नॉट, क्योंकि प्रोब जो होते हैं विल नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोब जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है म्यूटेटेड जीन के, इस वजह से वो क्या होते हैं, अपीयर नहीं होते हैं फोटोग्राफिक प्लेट में। इलिसा जो बेस होता है प्रिंसिपल किस पे बेस होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे इलिसा बेस्ड होता है। इन्फेक्शन जब होता है पैथोजन के द्वारा ये डिटेक्ट कर लिया जाता है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन जो होते हैं बेटा ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये डिटेक्ट होते हैं एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। पैथोजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाई जाती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है एंटीजन के अगेंस्ट, उसके बेसिस पे, एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं डेड हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोसेस एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन नोन एज द ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसे एनिमल जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना फॉरेन जीन डाल देते हैं और फिर क्या करता है वो फॉरेन जीन उनके बॉडी में जो डीएनए है उसके क्या कर लेता है, गवर्न कर लेता है और उसके हिसाब से आगे फंक्शन कराता है। ठीक है, ट्रांसजेनिक रैट जो होता है चूहा, ठीक है, रैबिट होते हैं, पिग्स होते हैं, सीप होते हैं, काऊ होते हैं, फिश होते हैं, इन सबको बनाया गया है। आल्दो ओवर 95% बेटा जो होता है 95% इन सब में ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करेगा तो वो क्या होती है, माइस होता है। क्या होता है बेटा, माइस होता है। चूहा होता है 95% ट्रांसजेनिक एनिमल। ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल 95% कौन है, तो वो माइस है। माइस का यूज किया जाता है यहाँ पे ज्यादा। भाई वर दीज एनिमल प्रोड्यूस, इनको क्यों यूज किया जाता है, क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, क्योंकि इनकी जो छोटे, एक तो ये छोटे एनिमल होते हैं, इनकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है वो नॉर्मल होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिजियोलॉजी नहीं होती, तो जो चेंजमेंट इसमें जो है वो आसानी से मेजर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं कैन स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी हाउ जीन आर रेगुलेटेड, कैसे जीन रेगुलेट हो रही है, इसलिए इन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ अफेक्ट ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी इट डेवलप, है ना। स्टडी जो होती है इसमें सारे के सारे प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ द सच इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, है ना। इनकी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, इस वजह से हम लोग इसमें इसकी स्टडी कर पाते हैं, अपन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। और क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज की, बॉडी में डिजीज की स्टडी अपन आसानी से कर पाते हैं। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, ये डिजाइन किसके लिए किए जाते हैं, टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि कैसे जीन कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, जीन कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी बीमारी को करने के लिए। ठीक है, स्पेशली मेथड होता है दिस स्पेशली मेड फॉर सर्व मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज के लिए कुछ मॉडल्स बनाए गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, नया नया ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए, है ना। डिजीज जो होती है ये उससे क्या कौन सी डिजीज होगी उन सबको जानने के लिए, उसकी स्टडी के लिए क्या हुआ यहाँ पे ये मॉडल बनाए गए, ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए। ठीक है, टुडे जो होता है आज के ज़माने में, आज के दिन के है, ट्रांसजेनिक मॉडल जो होते हैं बहुत सारे ह्यूमन्स बीमारी को पहचानने के लिए होते हैं, जैसे कैंसर को
ट्रांसजेनिक मॉडल के हिसाब से टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमंस डिजीजेज, अलग अलग टाइप की ह्यूमन के डिजीज के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल हमारे पास है। जैसे कैंसर के लिए हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए हो गया, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए हो गया, और किसके लिए हो गया, एल्जाइमर डिजीज के लिए हो गया। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है, ये जो चार मैंने बताए हैं नाम आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मॉडल्स हैं ट्रांसजेनिक बीमारी के लिए, तो कौन कौन से, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एल्जाइमर डिजीज। इस बात को याद रखना। और क्या होते हैं, बायोलॉजिकली जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो मेडिसिन वगैरह हो गई, ठीक है, इसको ट्रीट करती हैं ह्यूमंस की अलग अलग टाइप की बीमारी में, इसमें क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। बट सच प्रोडक्ट और ऑप्टेन एक्सपेंसिव, ये क्या प्रोडक्ट होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं इनको बनाने के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, है ना, यूजफुल ट्रांसजेनिक एनिमल यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्रोटीन, डीएनए और जीन विच कोड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच ह्यूमन प्रोटीन अल्फा। हाँ देखो समझो यार, जो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो ट्रांसजेनिक मॉडल होते हैं हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ह्यूमंस के लिए प्रोटीन है अल्फा, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ये किसके लिए ट्रीट किया जाता है, एम्फाइसमा के लिए ट्रीट किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो है ये किसके लिए ट्रीट करते हैं, एम्फाइसमा के लिए ट्रीट करते हैं। एम्फाइसमा क्या होता है, जब स्मोकिंग करता है, क्रॉनिक स्मोकिंग कर रहा है, तो एल्वेलाई की वॉल जो होती है, सरफेस एरिया, वो डिक्रीज हो जाता है, एम्फाइसमा उसको बोलते हैं। सिमिलरली जो हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट फॉर फिनलकोटिनूरिया, फिनलकोटिनूरिया के लिए भी ट्रीटमेंट होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। इन 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो काऊ थी, इसका नाम क्या था बेटा, रोजी था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ये ह्यूमन प्रोटीन रिच जो मिल्क था उसको बना रही थी, 2.4 ग्राम पर लीटर बना रही थी। मिल्क जो था इसका, इसमें क्या था, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन था, है ना, ह्यूमन का लैक्टो एल्बुमिन था, जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस था, है ना, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट था। ह्यूमन की बेबी के लिए नेचुरल काऊ के कंपेरिजन में ये मोर बैलेंस था, है ना, ये मोर बैलेंस था, जो कि ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन बना रही थी। कौन, ट्रांसजेनिक काऊ। ट्रांसजेनिक काऊ का नाम क्या था बेटा, रोजी था। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि रोजी क्या है, काऊ है या बफेलो है, तो आप बोलेंगे बेटा ये काऊ है, ठीक है, ट्रांसजेनिक काऊ है। ये ह्यूमन का अल्फा लैक्टो एल्बुमिन बना रही थी, ठीक है। ये न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस था ह्यूमन बेबी के लिए, ठीक है। वैक्सीन की सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक जो माइस होता है ये डेवलप किया जाता है फॉर यूज इन द टेस्टिंग, है ना, वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि ह्यूमन के अंदर पहले हम लोग उसको टेस्ट ना करें, उसके पहले हम लोग कहाँ पे टेस्ट करें, ट्रांसजेनिक माइस में टेस्ट करें। अगर सपोज किसी हमने जीन बनाया, कोई हमने ह्यूमन को दे दिया, ह्यूमन तो मर गया, है ना बेटा, जान सबकी प्यारी रहती है ना, चाहे वो चूहा है उसकी भी जान है ना, ह्यूमन है उसकी भी जान है। बट क्या है ना कि यार हमारी गवर्नमेंट जो होती है, इनके लिए गवर्नमेंट से इनके लिए परमिशन लेना पड़ता है कि हम लोग ट्रांसजेनिक मॉडल बना रहे हैं भाई, इस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं, है ना, तो गवर्नमेंट परमिशन देती है तभी आप कर पाएंगे इन सब के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, पहले ट्रांसजेनिक माइस में डाला जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ह्यूमंस में डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप फॉर द यूज इन द टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन बिफोर, है ना, बिफोर दे यूज ऑन ह्यूमन में यूज करने से पहले सबसे कहाँ यूज हो रहा है, माइस में हो रहा है। बिफोर और आफ्टर में गड़बड़ी करा देगा और आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना, ह्यूमन में यूज करने से पहले हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, माइस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक जो माइस होता है यूज होते हैं टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए यूज करते हैं उसको। इट्स सक्सेसफुली फाउंड टू रिलायबल, अगर उसको बोलेंगे कि भाई ये जो ड्रग्स है ये ठीक है, तो फिर हम लोग उसको ह्यूमंस में यूज कर लेते हैं, मतलब मंकी में यूज करते हैं। मंकी के बाद क्या होता है, हम लोग फिर ह्यूमंस में यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग को हम लोग टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है प्रोसीजर होता है सेम एज द यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी, जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी चेक कर रहे थे उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं मेड होते हैं, एक कैरी जीन होती हैं विच मेक इन द मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। ये ट्रांसजेनिक जो होंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल होंगे, उसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक जीन कैरी करते हैं जो मोर सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। जो ट्रांसजेनिक एनिमल होंगे ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए, क्योंकि इसमें जीन पाया जाता है। नॉन
जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल के कंपैरिजन में, ठीक है। दे आर द एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस, इनको टॉक्सिक सब्सटेंस से एक्सपोज किया जाता है और फिर देखा जाता है कि इसकी बॉडी में क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, फिर उसकी चेंजमेंट की स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग जो होता है सच एनिमल में, ये अलाउ करती है ऑप्टिमम रिजल्ट, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कम समय में अपन को मिल सके, ये इसमें बताया जाता है, ठीक है। अब इथिकल इश्यूज होते हैं कुछ, ठीक है। इथिकल इश्यूज होते हैं, इथिक्स से जुड़े हुए इश्यूज होते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। विदाउट रेगुलेशन आप किसी भी ट्रांसजेनिक मॉडल पे अपना वर्क नहीं कर सकते हैं, किसी भी छोटे जीव पे अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और आगे बेटा देखते हैं, हाँ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैन बी, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन जो आता है वो कहाँ से आता है, इंडियन गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, GEAC। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा इस कमेटी से, विच विल बी मेक डिसीजन, ये डिसीजन लेती है वैलिडिटी ऑफ द जेनेटिक मॉडिफाई रिसर्चेज एंड सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू द पब्लिक सर्विस, है ना। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म पूछते हैं और ये किस लिए होती है इसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडिफाई यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पब्लिक सर्विस। यहाँ पे हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पब्लिक को सर्विस देते हैं, जैसे फूड के लिए कर रहे हैं, मेडिसिन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, देयरफॉर ग्रोइंग पब्लिक एंगर द सर्टेन कंपनीज, ठीक है, हाँ बेसिकली, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से बेटा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये जो था ये मैंने बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जैसे राइस होता है, राइस एक इंपॉर्टेंट फूड गेन होता है, राइस एक क्या है, इंपॉर्टेंट फूड गेन होता है, जो कि विच थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक एशिया के एग्रीकल्चर हिस्ट्री में पाया जा रहा है। देयर आर एक एस्टिमेटेड, यहाँ पे 2 लाख वैरायटी होती है, किसकी 2 लाख वैरायटी किसकी होती है बेटा, राइस की होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंडिया में 2 लाख वैरायटी सिर्फ राइस की ग्रो हो रही है अकेले, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ राइस जो होती है इंडिया में, ये रिचेस्ट होती है पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे वर्ल्ड में जो है हमारा इंडिया कंट्री, यहाँ पे राइस की वैरायटी जो है बहुत है, अलग अलग टाइप की वैरायटीज हैं। तो 2 लाख वैरायटी अप्रॉक्स जो इंडिया में क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। एक बासमती राइस होता है बेटा, बासमती राइस में क्या होते हैं, इसमें एक यूनिक एरोमा होता है, एक अलग खुशबू खुशबू होती है उसकी, ठीक है। तो 27 जो डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज होती हैं, है ना, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं बासमती राइस की, वो ग्रो की जा रही है कहाँ पे, इंडिया में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि टोटल वैरायटी क्या है राइस की, तो यहाँ पे जो हमारी इंडिया में कितनी है, 2 लाख वैरायटी है, ठीक है। 2 लाख वैरायटी में से राइस की जो 27 वैरायटी है बासमती राइस की, वो इंडिया में कहाँ पे ग्रो हो रही है, इंडिया में ग्रो हो रही है, ठीक है। बासमती राइस तो फिर से समझो, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो बासमती राइस मतलब राइस की वैरायटी 2 लाख है इंडिया में अकेले, उसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती राइस की जो कि इंडिया में अकेले ग्रो हो रही है। बासमती राइस क्या होता है, इसकी एक अरोमा होती है, एक अच्छी अलग खुशबू होती है, एक अच्छा अलग फ्लेवर होता है इसका, ठीक है। बासमती राइस जो होता है एंशियंट से इन सब में पहले से यूज होता चला आ रहा है, पोएट्री वगैरह में बासमती राइस के बारे में जिक्र हुआ है, ठीक है। इन 1997 में क्या हुआ था, एक अमेरिकन की कंपनी थी, इसने क्या किया, पेटेंट करा लिया बासमती राइस को, ठीक है, यूएस पेटेंट एंड द ट्रेडमार्क ऑफिस से, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये बासमती जो राइस है ये हमने बनाई है, जबकि हमारे इंडिया में बेटा बहुत थाउजेंड्स ऑफ सालों से यूज में चला आ रहा है, थाउजेंड्स ऑफ सालों से हमारे इंडियंस यूज कर रहे हैं, बासमती राइस का जिक्र हमारे पोएट्रीज वगैरह में है। तो अमेरिका ने बोला कि भाई ये मैंने बनाई है बासमती राइस, तो ये तो भाई गलत बात हो गई, ठीक है। और बासमती राइस को बोला अमेरिका ने कि मैंने एक नई वैरायटी बनाई है बासमती राइस की, ठीक है, और उनको वो यूएस और अब्रॉड में अपना बेचने लगे, ठीक है। न्यू वैरायटी ऑफ बासमती राइस जो थी ये एक्चुअली कहाँ से बनी थी, इंडियन फार्मर की जो वैरायटी थी, ठीक है, इंडियन फार्मर की जो वैरायटी थी उसी को इन्होंने क्या किया, सेमी डॉर्फ वैरायटी के साथ में हाइब्रिडाइज करा के बना दिया। इंडियन बासमती जो था क्रॉस किया गया सेमी डॉर्फ वैरायटी, इंडियन बासमती को सेमी डॉर्फ वैरायटी से क्रॉस किया गया और बोल दिया गया कि हमने भाई एक नई बासमती राइस की वैरायटी खोद दी है, नया बासमती राइस बना दिया। अमेरिका ने ये किया था, इंडिया की बासमती राइस जो हम लोग यूज करते हैं उसको सेमी डॉर्फ वैरायटी के साथ में हाइब्रिड कराया और बोला कि ये भाई एक नया हमने वैरायटी बनाया है राइस का, ठीक है। एक
पेटेंट एक्सटेंडेड फंक्शन इक्विवेलेंट टू इम्प्लीमेंट दैट द अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस, ठीक है। हाँ, बासमती राइस को वो सेल करने लगे, ठीक है, हमारी इंडिया की बासमती राइस को सेल करने लगे, ठीक है। ये एक तरह से क्या हुआ, इसको बोलते हैं कि किसी चीज को पेटेंट करा लेना, अपने नाम पे करा लेना कि भाई ये मेरा है, मैंने बनाया है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब जैसे और भी चीज़ों की पेटेंट करवाया गया है। सेवरी अटेम्प्ट्स हैव मेड द पेटेंट यूज प्रोडक्ट, जैसे आप पढ़ते हैं इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन में टर्मरिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, नीम के बारे में पढ़ते हैं। ये इंडिया में बहुत लंबे समय से चली आ रही चीज़ें। अब इसको भी पेटेंट करवाया गया था। लोगों ने बोला कि भाई ये वैरायटी है, ये हमने बनाया है, इसका ये बेनिफिट्स हैं। तो ये सारा का सारा ये हो चुका है, ठीक है। तो डू नॉट इमीडिएट काउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशन कंट्री डिवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जो क्वेश्चन आता है बस ये आता है, बासमती राइस कितने हैं इंडिया में, कितने 97 में क्या हुआ था, किसने क्या पेटेंट करवाया था, उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। बायोप्रेसी का मतलब होता है एक बायोलॉजिकल चोरी, ठीक है। एक इसका मतलब होता है रिफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्स। यहाँ पे बायो रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बायो रिसोर्स का यूज कर रही है, ठीक है। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन, है ना, अथॉरिटी नहीं ली, और कंट्री से, अपने देश से अथॉरिटी नहीं ली, ठीक है, वहाँ के पीपल से अथॉरिटी नहीं ली, और बिना उनको कंपनसेटरी पेमेंट दी हुई है, उनको पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और उनकी वैरायटी का यूज कर रहे हैं। एक तरह से बायोलॉजिकल चीज़ों की चोरी बायोपायरेसी कहलाती है, ठीक है। बायोलॉजिकल चीज़ों की चोरी को बायोपायरेसी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। हाँ, बाकी ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। और क्वेश्चन बेटा यहाँ से आता है कि इन इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली क्लियर किया था सेकंड अमेंडमेंट, ठीक है। सेकंड अमेंडमेंट जो था, ये इंडियन पेटेंट बिल में इन्होंने अभी रिसेंटली क्लियर किया है। टेक सच इशूज इनटू द कंसिडरेशन इंक्लूडिंग द पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजंस एंड द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन को पढ़ने को मिलती हैं। यहाँ जहाँ से बेटा क्वेश्चन आते हैं वो मैंने करवा दिया है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। बाकी ये चैप्टर अपना खत्म हो गया, इवन हमारी पूरी जूलॉजी खत्म हो गई है। मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया आपको, स्टार्टिंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू किया, फिर पूरा 11th खत्म किया, ठीक है। अभी हमने पूरा 12th खत्म कर लिया है। अब आपके पास सफिशियंट जो भी है टाइम, है ना, 4-5 दिन का टाइम है। आप उसमें प्रॉपर तरीके से आप एनसीईआरटी का रिवीजन करते रहें, प्रॉपर चीज़ों को समझते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। ज़्यादा पैनिक नहीं करना है यार, ठीक है, पैनिक नहीं करना है, आराम से चीज़ों को करो, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तभी आप पेपर में सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। सिली मिस्टेक्स आप अभी अवॉइड कर सकते हो, देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पेपर हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में आपसे सिली मिस्टेक ना हो, कम से कम हो, ना के बराबर हो, ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो सके। बेटा बेस्ट ऑफ लक आपके नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम किसी अदर टॉपिक पे लाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स बना के लाएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।